अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर और मेरे साथ हैं फैसल साहब। अगेन, दो खाना बदोश, टू नॉमैड्स सिटिंग टुगेदर। सो पिछली एपिसोड जो हमने एंड की थी वो हमने की थी रियासत और अवाम के ऊपर। सो आजकल रियासत और अवाम एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ये जो लड़ाई है इसमें किसने जीतना है और किसने हारना है, तो ये तो अभी अनफोल्ड हो जाएगा कल ही, उम्मीद करते हैं। लेकिन देखने की जरूरत ये है कि ये जो सिस्टम इस टाइम चल रहा है इसकी गारंटी इस टाइम कौन दे रहा है। और वो सबको पता है, बल्कि बच्चे बच्चे को भी पता है इस टाइम कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हमारे एक जो काजी उल कजा हैं वो इस सिस्टम की गारंटी दिए हुए हैं। सो आज हम बात करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो रिजर्व सीट्स का है जिसका डिसीजन आ जाएगा, और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो ट्रम्प कार्ड है, वो है रिकाउंटिंग का। सो फैसल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूं इस बात के ऊपर, ये जो रिजर्व सीट्स का है। सो उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये आप बताएं कि ये जितनी प्रोसीडिंग हुई, हमने आर्गुमेंट्स भी सुने, लॉयर्स ने भी दिए, बड़े क्वेश्चंस भी हुए। सो एक बेसिक जो चीज है जो मुझे क्लियर नहीं हो रही कि हमारी जो डिस्कशन है या वो जो डिबेट है कोर्ट के अंदर, जो आर्गुमेंट्स है वो टेक्निकलिटीज में क्यों जा रहे हैं। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो ये है कि लोगों ने डिसाइड किया कि ये हमारी रियासत है, कि पार्टियां आती जाती रहेंगी लेकिन ये कुछ इदारे हैं जो रहेंगे, और यही रियासत को वो डिफाइन करते हैं। लेकिन इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट है कि एज अ शहरी जो रियासत है उसका मेरा ताल्लुक क्या होगा। सो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमारी विल है। सो सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो ये है कि वो उस विल को कोशिश करे कि वो विल प्रिवेल करे। अब हमारे जज साहब कहते हैं कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट पे जाऊंगा। अब टेक्स्ट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि जो रिजर्व सीट्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये तो लॉ में है। अब जो लॉ है अगर उसकी इंटरप्रिटेशन विल के अगेंस्ट हो रही है, उसमें बजाय भले वो रात को कागज जमा हुए या सुबह हुए, उन चीजों से हट के जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो विल की अगेंस्ट हो रही है। सो सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि भाई ये लोगों की विल के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, बाकी चीजें साइड पे, कि जिनको वोट मिले, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले, उनको हम सीटें इन्होंने नहीं दी और वो बाकियों में बांट दी हैं। ये तो ऐसे ही है ना कि पांच भाई बैठे हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ी रोटी पड़ी है सामने, और हर बंदे को हिस्सा मिलेगा उस कंट्रीब्यूशन से जो उसने आटा लाके घर में दिया। तो अब जो एक भाई है वो लेट उठा है सो के, तो उसने क्लेम नहीं किया, तो जो बाकी चार है वो कह रहे नहीं, भले आटा तुम ही लेके आए हो लेकिन तुमने क्योंकि सुबह उठ के टाइम से क्लेम नहीं किया, इसलिए ये भी हमें मिलेगी भाई रोटी, तुम भाग जाओ इधर से। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो इन टेक्निकलिटीज में जा रही है, तो वो तो एक अजीब सा मुझे तो मामला नजर आता है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा जो सारी कहानी बता देता है, और वो लफ्ज़ है मुनाफिकन। जो बेंच को लीड कर रहे हैं, उनकी अगर आप दूसरी जजमेंट्स देखें, आप जजमेंट देखें रिगार्डिंग नाअहली जो थी नवाज शरीफ की, वहां पर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने अपना फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जी ये एक फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट के तहत आप सारी जिंदगी जो है उसके लिए किसी को नाअहल नहीं कर सकते। वहां पर वो टेक्निकलिटी पे नहीं गए, वहां कंप्लीट। पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लफ्ज़ों पे नहीं गए, वहां पर उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किया कि जी फंडामेंटल राइट है। असल में आपका जो आइन है वो है ही फंडामेंटल राइट्स का। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे बड़ा राइट जो है वो आपका वो हक है जिसके थ्रू आप अपना नुमाइंदा जो है वो ऐवान इक़्तिदार में भेजते हैं, वो असेंबलीज में भेजते हैं, मुकन्नना में भेजते हैं, और उनके थ्रू जो है जो आपके नुमाइंदे हैं रियासत के वसाइल
और रियासत की ताकत अवाम इस्तेमाल करती है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है। यही जज साहब जो हैं, जो बेंच को लीड कर रहे हैं, ये पहले एक दफा कह चुके हैं कि वोट डालना तो फंडामेंटल राइट नहीं है। इन रियलिटी तो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें तो कोई जिक्र नहीं है वोट का। लेकिन अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल, वहां बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अवाम ही जो है, हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन अवाम पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के बिहाफ पे ये हाकमियत एक्सरसाइज करेंगे। और वो कैसे करेंगे? अपने मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। असल देखें, सारी कहानी जो है ना, वो है 13 जनवरी की। 13 जनवरी का जो फैसला था, जिसमें आपने एक सिर्फ सियासी पार्टी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को इलेक्शन से निकालने की पूरी कोशिश की। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने ईसीपी, वो ईसीपी जो हर स्टेज पे अपना बायस दिखाता है, जिसको कहीं और से कंट्रोल किया जाता है, जो कमीशन कहलाता है लेकिन उसकी भागदौड़, उसकी डोरें किसी और के हाथ में है, उसको आपने इख्तियार दे दिया उनके जहन में कि वो जो चाहें करें। फरवरी 2 का उनका फैसला, जो उन्होंने, जो नॉमिनीज थे, और उसमें सलमान अकरम राजा खुद शामिल थे, जिन्होंने कहा कि जी मैं पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। उनको आपने कहा कि नहीं जनाब, आप इंडिपेंडेंट। ये भी सवाल पूछा जा रहा था, बार बार हुआ। जजेस ने ये सवाल पूछा कि ईसीबी के पास कौन सा इख्तियार था जिसके थ्रू उन्होंने इन सबको जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। फिर आपका जो है वो आर्टिकल 51(6)(d) और ई। डी है खवातीन की रिजर्व सीट्स और ई है आपकी माइनॉरिटीज की। इस पर बड़ी बहस हुई, इस पर बड़ी बातचीत हुई। और जब भी उस पर जाते थे तो काजी साहब जो है वो कहते थे नहीं नहीं, इसको छोड़े, आगे चलें, चले। इसको छोड़े, आगे चलें, ठीक है ना। क्योंकि वहां सवाल था, जो लफ्ज था इंक्लूड का, उसमें सलमान अकरम राजा ने अपना जो दलाइल दिए, आखिरी 10 मिनटों में, 15 मिनटों में वो उन्होंने उसकी तशरीह की, इंक्लूड का मतलब क्या है। तो नजर, हर बाशऊर आदमी, हर इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको भी अंदाजा हो गया है कि यहाँ इंतहा की मुनाफिकत हो रही है। और सिर्फ मुनाफिकत नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर रिजर्व सीट्स जिस तरह ईसीपी ने किया था कि वो बांट दिया माले गनीमत समझ के, माले गनीमत भी उसको मिलता है जो जीता हुआ हो भाई। ये तो हारे हुए थे। हाँ जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो आज भी पीटीआई है, जिस शक्ल में भी थी। वो हाँ, बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके शामिल होके बैठ गई, ये है। और उनके चेयरमैन ने आगे कहा कि हमारा तो इत्तेहाद था, हमने तो इत्तेहाद करके ये इलेक्शन लड़ा, ठीक है ना। वो भी वो बात कर चुके हैं। तो उस पे ये सारी चीजें टेक्निकलिटीज, क्योंकि जो मैंने कहा ना, मुनाफिकत की बात है। वही जज, वही काजी, वो कहीं कहता है कि जी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं वो कहता है जी लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर ऑफ द आर्टिकल। इस लफ्ज की जो है तशरीह नहीं हो सकती। इसकी वही तशरीह है जो मैं कह रहा हूँ, हाँ आप इसकी तशरीह नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चल रहा है, लेकिन सबको नजर आ रहा है, सबको। अगर ये गलती करते हैं तो आप जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे, ठीक है ना। आप कहते हैं नजरिया ज़रूरत को भूल जाएंगे, आपके सामने नजरिया काजी आ जाएगा, ठीक है ना। एक नया ही नजरिया आ जाएगा कि मेरा क्योंकि इसमें फ़ायदा था, ठीक है ना। मेरी अहलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चलाने में मेरे साथ शरीक और शामिल है। वो ऐसे नहीं खड़ी हुई थी साथ, जब जो है वो ओथ लिया जा रहा था, ठीक है ना। वो साथ इसलिए खड़ी थी कि उन्होंने भी मिलके चलाना था। अब हम यही खबरें सुन रहे हैं कि हाँ, जी जजेस एनक्लेव में जो है वो बाकायदा लॉबिंग हो रही है। शॉपिंग हर होती दूसरे दिन उनकी आमद होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। जजेस के साथ वो डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रही है। मतलब हो क्या रहा है, ये कहाँ है? मुझे यही दिखा दें आप, जो आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट, कि जी वहां पर ये भी शामिल है कि जी एहलिया जो है वो भी आके जो है मुदाखलत करेंगी, वो भी जजेस से जाके बात करेंगी, वो भी जाके उनकी फैमिलीज के साथ लॉबिंग करेंगी कि जी फैसला ये आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है।
हाँ यही खातून है जिन्होंने खत भी लिखे थे, यही बिल्कुल। खातून है जिन्होंने ये भी डिमांड की थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हट जाना चाहिए, यही खातून है जिन्होंने कहा था जी आप रियासत मदीना का नाम मत लिया करें। ठीक है ना, ये मतलब ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। और काजी साहब ने जो एक कमाल किया, वो समझ के आए थे कि जी मैं इससे बड़ा मेरा जो है स्टैचर बनेगा कि लाइव जो है वो प्रोसीडिंग्स ब्रॉडकास्ट होगी, वो गले पड़ गई। वो हाँ उस वक्त गले पड़ी जब इमरान खान आए सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के थ्रू, लेकिन उस वक्त भी गले पड़ी, अब भी गले पड़ी हुई है। अब हर इंसान, हर बंदे को ये पता है कि हो क्या रहा है। तो ये अब वही देखें, दोबारा मैं आऊंगा उसी पे। अब जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, यहाँ तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अमेरिका है, उसकी आपको पता है सिर्फ अमेंडमेंट्स हैं, बड़ी छोटी सी उनकी भी किताब है। सो अब अगर हम देखें कि दुनिया भी किसी कानून के ऊपर है ना, लॉ ऑफ नेचर है, रिटन डाउन तो नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट आपको कोई लॉजिकल सीक्वेंस तो प्रोवाइड करता है, कुछ सोचने की सलाहियत तो देता है ना। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा जोर इस पे है कि क्या नहीं लिखा हुआ। भाई पिछले 75 साल से जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या अमल किया? लिखा हुआ नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हुए। बिल्कुल लिखा हुआ है। मुझे क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी देखने की बहुत क्लोजली और अंदर से, खान साहब को बार बार जो है उन्होंने एक नहीं मल्टीपल जूरिस्ट से उन्होंने ये सवाल पूछा था, क्या ये इलेक्शन डिले हो सकता है? ये पंजाब और केपी के असेंबलीज डिसॉल्व करने से पहले की बात हो रही है, हम्म। ये जनवरी 2023 की बात हो रही है। हर जूरिस्ट ने, हर वकील ने, हर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि 90 से 91 दिन नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। ये 90 दिन से पहले ही इलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर रहा है। अगर टर्म कंप्लीट हो जाती तो 60 दिन में होते, नहीं हुए। ना केपी का इलेक्शन हुआ, ना पंजाब का इलेक्शन हुआ। उसके बाद 8 अगस्त को शहबाज शरीफ ने, जो मियाद पूरी होनी थी हम्म। 3 या 4 दिन बाद, उसने असेंबली डिसॉल्व की ताकि 60 नहीं 90 दिन मिले। मिल जाए। उसमें भी डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत लिखा था कि जी ये 7 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। हाँ। उसमें भी काजी साहब कहते हैं कि जी वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ था, हाँ जी। वो तो मुशावरत नहीं हुई थी प्रेसिडेंट की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ओ भाई, प्रेसिडेंट ने तो खत लिखा था, प्रेसिडेंट ने कहा था कि 7 नवंबर से पहले इलेक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ। ये भी खिलाफ वर्जी है, ये भी आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। हाँ इन तो लोगों को पूछा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, हम्म। ऐसे नहीं हो सकता। आप देखें, परवेज मुशर्रफ को पिशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वकार सेठ, उन्होंने सजाए मौत दी थी, जी। जो उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की थी, सजाए मौत दी गई थी। वो कैरी आउट नहीं हुई क्योंकि वो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे और उनका जो ताकतवर इदारा है वो उनको प्रोटेक्शन भी दे रहा था। हम्म। लेकिन एक जज ने सजाए मौत दी थी हाँ। आर्टिकल 6 के तहत। ठीक है ना, तो ये भूलना नहीं चाहिए। इस वक्त जो हो रहा है ये देखने की जरूरत है ना। आप जहाँ बैठे हुए हैं देखें, चर्चिल का बार बार जिक्र आता है कि दूसरी जंग अजीम में जब ब्रिटिश एम्पायर पे बहुत भारी वक्त था, जब जर्मन्स ने उनको जो है जगह जगह पे उनको शिकस्त दी हुई थी, जापान जो है वो भी जंग में आ चुका था, उनकी जो नेवी थी वो चैलेंज हो चुकी थी, उनके बड़े बड़े जहाज जो हैं वो डुबोए जा चुके थे। तो उस वक्त जब कहा गया, सब कुछ बताया गया चर्चिल को, तो उसने एक ही सवाल पूछा। उसने कहा क्या हमारी अदालतें जो है इस वक्त फाल हैं? हम्म। तो उनको कहा गया जी हाँ, अदालतें तो फाल हैं, वो अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर हमें कोई फिक्र नहीं, इससे हम वापस आएंगे, हमें कोई शिकस्त नहीं हुई, हमारी अदालतें फाल हैं, हमारा निज़ाम चल रहा है। ये जो आजकल है ये वो निज़ाम नहीं है जो आपका आइन कहता है कि निज़ाम क्या होना चाहिए। ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात होती है, मुकन्नना है, इंतज़ामिया है और अदलिया है। अगर सारा कुछ जो है वो एक जंगल के बादशाह के हाथों में आ जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? SIFC बनाए या TIFC बनाए या PIFC बनाए, अब देखें कुछ वो नहीं होगा। सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना कानून की, वो
अगेंस्ट है एक बंदे और एक पार्टी के। और तो देखिए, अब आइन में कहाँ लिखा हुआ है या कानून में ये लिखा हुआ है कि जी आपने सिर्फ इमरान खान है, वो दो खवातीन है, उनके ऊपर केस नहीं है, खत्म करते। 9 मई के लोग हैं, उनको पकड़ा हुआ है। फिर कुछ आके कह देते हैं हमारा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। वो ठीक कहा था खान ने, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ वो जो कल ही शाम को वो जो एक है जर्नलिस्ट मुन्ना जो है, छोटा मुन्ना जो है, वो अभी कह रहा था जी वहां फौज के आर्मी चीफ को खड़े होके उन्होंने गालियां निकाली, तो वो कैसे भूल सकता है। इसका मतलब यही है कि एक तरफ आप कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हैं। तो अब लोग देखें, बेवकूफ तो नहीं है, घास तो नहीं खाते ना। आपने बहुत अरसा इंफॉर्मेशन को स्प्रेस किया, साइलोज बनाए, लोगों को आइसोलेट किया। ए पॉलिटिकल हम हुए, आइसोलेशन में ही थे कि अच्छा ठीक है यार, भाड़ में जाए जो हो रहा है। लेकिन अब वो जब वो बैरियर खत्म हो गया, तो अब तो ये चीजें रुकेंगी नहीं, ये तो एक्सपोज होती जाएंगी। तो अब वो जिस तरह आपने कहा, वो लाइव जो ब्रॉडकास्ट किया वो गले पड़ गया। तो पिछले 2 साल में अगर खान साहब की आप स्ट्रेटेजी देखें तो वो तो एक ही है। वो ये है कि हर चीज को एक्सपोज कर दो एंड लेट पीपल डिसाइड। बिल्कुल। ये देखिए, अगर ये ये सुप्रीम जो है कोर्ट ना, जो चल रहा है, अगर ये हम ना देखें, तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो डिफरेंट हो, या जो वहां साथ उनके जजेस बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी प्रेशर ना हो। देखें, 2-4 लोग सुने उनकी बातें, उसके बाद कोई बैकलैश ना आए। तो अब तो वो जजेस भी ये फील कर रहे हैं कि यार हम ये किसके साथ हमने खड़े होना है। लुक एट द आर्गुमेंट्स, कि वो 6 महीने पहले जब जस्टिस काजी फायज ईसा थे तो कुछ और थे, और चीफ जस्टिस बने तो वो कुछ और हो गए। आर्टिकल की इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो गई, आर्टिकल ही डिफरेंट हो गए। कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले थी, अब वो लगता है ही नहीं है, और जो अब है वो लगता है वो पहले कभी नहीं थी। देखिए उमर भाई, एक जो कहते हैं ना, होम ट्रूथ ये है कि पावर आपको जो है करप्ट नहीं करती, पावर आपको आपकी करप्शन को एक्सपोज करती है। पोज करती है। पावर से आप बदलते नहीं हैं, हम्म, पावर से आप अनमास्क होते हैं, हम्म, आपका असल चेहरा सामने आ जाता है। लगड़ बगड़ को ये समझने की जरूरत है, अगर कोई दहशतगर्द है, डिजिटल दहशतगर्द है, हाँ, तो वो काजी साहब हैं, हाँ, जिन्होंने सारा कुछ जो है वो हमारी टीवी की स्क्रीनों पर डाल दिया। अब हमें पता है कि वो बैठ के वहां पर तक करते क्या हैं, वो हाँ, किस तरह से कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। उनके साथ जो दूसरे जजेस बैठे हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाँ, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से देखते हैं। ठीक है ना, अब सबके सामने ही सब कुछ आ गया हम्म, है। आप एक्स बंद करते रहें, आप साथ सिर्फ जो है ना, बस ये सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है ना, ये लाइव दिखाते रहें। बस, सिलेक्टिव ना दिखाएं, आप दिखाते रहें। फिर आप खान साहब को बोलने दें और लोगों को सुनने दें। हाँ, ये देखें, ये एक शख्स के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है। और इनको ये अकल नहीं आ रही कि भाई पाकिस्तान की अवाम जो है वो ही रियासत है, वो ही डिसाइड करेंगे, इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड करना है। रेड लाइन कोई नहीं लगा सकता सवाए अवाम के। जहां अवाम ने रेड लाइन लगा दी वहां कोई बचा भी नहीं सकता। बिल्कुल। नवाज शरीफ का आप देख लेना हाल क्या हुआ, दोनों हल्के, और हाँ, स्पेशली लाहौर का हल्का, अवाम ने रेड लाइन लगाई अपने वोट के साथ, और वो रेड लाइन नहीं मिटाई जा सकती। देखिए आप वो जो तो मर्जी कर 17, लें, 47 बना लें, ये कर लें, वो कर लें, वो तो वो गलत जो 17 वो पे जो लगा दी। स्याही है वो नहीं मिटेगी। हाँ, वो उन्होंने 17 पे लगा दी। बिल्कुल। तो ये मतलब ये सारी चीजें सबके सामने है, हमें नजर आ रहा है कि ये टेक्निकलिटीज, और हमें ये भी पता है कि इसके पीछे क्या है। 2/3 चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, एक पैकेज तैयार हुआ है, और वो इस्लामाबाद में नहीं, वो पिंडी में तैयार हुआ है, हाँ, जिसके थ्रू जो है लगड़ बगड़ की ताकत को बढ़ाया जाएगा कि वो और ताकतवर हो जाए। ठीक है ना, आप देखें तो सही कि एक खातून जो है, हाँ उम्र खातून है, इतनी उनकी उम्र भी नहीं है, उन्होंने अगर एक बात कर दी, आप उस बात का जवाब देना भाई। आप क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि आपकी असल जो है, आपकी असलियत है क्या। हाँ, एक सनम जावेद के पीछे आप लगे हुए हैं कि बस, उसने कुछ कह दिया था कि जी आपने बहन का रिश्ता देना है। ठीक है ना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी।
सिर्फ आप इग्नोर कर देते तो बात खत्म थी। और नहीं, ये वो मैंने उसको रखना देना है, उसने बात की कैसे, हाँ, और आपका वो अशर होना है कि आप याद करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब हम आते हैं अगले जो केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिकाउंटिंग वाला। कि जो इलेक्शन कमीशन ये पावर मांग रहा है कि हम दोबारा से अगर एप्लीकेशन आती है रिकाउंटिंग की, तो हम जो बोरियां हैं वो खोलें, उनमें से हम वोट निकालें और उनको काउंट करें। तो ये याद है आपको, इलेक्शन के फौरन बाद भी हमारी बात हुई थी कि ये चीज रखेंगे ये संभाल के, और कल कला को यूज करेंगे ये पीटीआई के खिलाफ। अब देखें, अगर ये रिजर्व सीट्स का आ जाता है कि फैसला, और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर आपको पता बहुत मसला चल रहा है, वो जजेस भी कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इवेंचुअली ये होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने रिकॉर्ड में से, स्टोर में से वो थैले निकालेगा, और वो थैले जो ऑलरेडी कुछ स्टफ हो चुके हैं जिनमें वोट भर लिए हैं उन्होंने, और कुछ वो हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए वोट हैं उनके ऊपर ये लगा लेंगे दोबारा मोहरें। तो जब वो रिकाउंटिंग होगी तो वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो अगला प्लान ये है कि अगर पीटीआई को सीट्स मिलती हैं, जिसका मतलब ये कि इनको 2/3 नहीं मिलेगी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करनी है, तो उसके बाद जो अगला केस जिस पे ये रिलाई करेंगे वो रिकाउंटिंग होगा, कि पीटीआई के लोगों को आप रिजेक्टेड वोट्स की बेस पे हरवा लें। सो जब हरवाएंगे तो वो सीटें भी कम हो जाएंगी और रिजर्व सीटें भी आपकी कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली बाय इलेक्शन में जाना पड़ेगा। खैर बाय इलेक्शन में तो नहीं जाना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर पे होगा वो जीत जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो अब अगला प्लान है, अगर रिजर्व सीटें इनके ना आई फेवर में, जो स्टेटस को है? बिल्कुल जी, यही है इसका मकसद, और कोई भी नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो जीती हुई सीटें हैं उनको रिवर्स किया जाए। इसका मकसद ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो और मनमानी करें। अब तक तो प्रूव हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो है, ना सिर्फ वो बायस्ड और करप्ट है, वो टोटली इनकॉम्पिटेंट भी है। वो हम्म। नाअहल है, वो इस बात के अहल ही नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। हाँ। आर्टिकल 218 जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इनको इख्तियार देता है इलेक्शन कराने का, वो ये भी कहता है कि इलेक्शन जो है इनको जो है फ्री एंड फेयर करवाने हैं, इनको इंश्योर करना है कि उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। तो रिकाउंट में जब आप डबल ठप्पे लगाएंगे और बहुत बड़ी मिकदार में लगाएंगे, तो क्या आप जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको? ये भी चैलेंज होगा। ठीक है ना, हाँ। ये सारी चीजें होंगी। ये मतलब एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक पूरे निज़ाम की बात हो रही है। जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। मैंने क्योंकि इलेक्टोरल एक्ट को स्टडी किया है, कि मुझे करना पड़ा इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि मैं इलेक्शन सेल को देख रहा था, तो उसमें दो पोर्शन, पांच जो हमने उसके हिस्से किए थे, वो थे इलेक्शन डे तक, और दो हिस्से हैं पोस्ट इलेक्शन। ठीक है ना, एक उसमें लीगल चैलेंजेस था और एक उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस। हमने पहले से एंटिसिपेट किया हुआ था कि इसमें बहुत कुछ करेगा इलेक्शन कमीशन। रिजल्ट्स अगर पीटीआई के फेवर में आए ऑन द 8 फरवरी, तो ये और चीज़ें जो है और हरबे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी हमने पूरी तैयारी की हुई है, और इसीलिए तैयारी की हुई थी कि हमें खदशा था, देखते हुए कि ये क्या करते आ रहे। काजी साहब कहते हैं जी पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाया। ओ भाई, पीटीआई ने 3 दफा इलेक्शन करवाए, आप मानने को तैयार नहीं है। कभी आप अकबरस बाबर को कहते हैं कि जनाब ये मेंबर है पीटीआई का, बाकियों को मानने को तैयार नहीं है कि जी उनका कोई अहदेदार नहीं है, उनका कोई बंदा नहीं है जो इलेक्शन करवा सके। तब भी हमने इलेक्शन करवाया, और बार बार जो है पीसीपी जो है उसको किसी ना किसी बहाने पे वो मैं 8 जून को 2022 केपी हाउस में इलेक्शन था, मैं खुद वहां था एज ए मेंबर, मैंने खुद वहां वोट किया। ठीक है, तो मैं तो फर्स्ट हैंड जानता हूँ ना कि इलेक्शन हुआ, हम्म। ऐसे नहीं कि नहीं हुआ। अनअपोज्ड और पार्टियों में हो सकते हैं, पीटीआई में नहीं हो सकते। पीटीआई में काजी साहब कहते हैं जनाब डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कहीं और को डेमोक्रेसी की कोई तलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे जो है वो टेक्निकलिटीज़ पे इधर से उधर अपनी टोटल, नॉट जस्ट टेक्निकलिटीज, बुलिंग, लॉयर्स को बुली करना, साथी जजेस को बोलने नहीं देना, सवाल नहीं पूछने देना, लॉयर्स को जवाब ना देने देना, एक ईसीपी के वकील को बार बार उसकी मदद करना। मतलब ये कहाँ
किस किस्म का आप जो है वो कोर्ट चला रहे हैं, ये और तो आप फिर डिसाइड करेंगे कि जी ये रिकाउंट होना चाहिए। किस बेसिस पे रिकाउंट होना चाहिए? हाँ, इलेक्शन एक्ट में है कि रिकाउंट हो सकता है, लेकिन उसमें कड़ी शराइत भी हैं। क्या वो शराइत पूरी होंगी? क्या इलेक्शन कमीशन पूरी करेगा? क्या वो ट्राइब्यूनल सील बन गए खोलने तो से फिर तो पहले कुछ नहीं हो सकता। ऑब्जर्वर जज वहां बैठेगा, जो देखेगा कि जो उसे बैग से निकल रहा है, जिसे टेम्पर प्रूफ कहते हैं, वो टेम्पर एविडेंस बैग्स होने हैं, ठीक है ना? वो तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि वो नहीं होगा, हाँ, ठीक है ना? जिस तरह 47 इन्होंने बनाए, और इसी अब तरह कहते क्यों? हैं जी 47 भी है तो 48 भी है तो 49 भी है, लेकिन सबका बेसिस 45 था। उसको और आपने साइड में फेंक दिया। अभी 2 हफ्ते के अंदर आपने पूरे फॉर्म 45 अपलोड करने थे। इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है। वो आज 4 महीने होने वाले हैं और आपने नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से लोगों को ऐवान में पहुंचाया है। आपने पीडीएम को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश में वो इतनी तो जीत नहीं सके। जितनी भी आपने धांधली कर ली, बदमाशी कर ली, तब भी नहीं वो जीत सके। और उसके बाद अब आपने क्या किया कि जी उठा के रिजर्व सीट्स जो हैं वो बांट दी। जिस जिस पार्टी को 1 सीट मिली थी उसको 7 और दे दी। हाँ जी, मतलब ये किस किस्म का जो है वो इलेक्शन कमीशन है? देखे ना वो, किस किस्म का फेयर एंड फेयर इलेक्शन है? एक तो वो कहते हैं ना, आटा गूंदते हुए हिलती क्यों वो। हाँ, और ऐसे ही है। ऐसे ही है। दूसरा, आप ये देखें इनकॉम्पिटेंस की, आप इंतहा देखें कि जब आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है और पता नहीं कितने आपने आईटी एक्सपर्ट्स रखे होंगे, उन्होंने आपको ट्रेनिंग्स भी दी होंगी, कि जब आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो वहां तारीख लिखी आ रही है कि आपने इसको इस दिन मॉडिफाई किया, तो अब आप 5 जुलाई को उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। असल में ये, मेरा ये ख्याल है, हुआ अब इनके साथ ये है वो, कि अब वो चोरी तो कर ली है लेकिन लंगोट फंस गया है। अब वो लंगोट के चक्कर में बिल्कुल लंगोट से भी गए हैं। कि अब देखें, प्लान, कोशिश तो उन्होंने यही की थी कि हम मैनेज कर लेंगे 8 फरवरी को। आपको पता है ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वीजाज नहीं दे रहे थे। सो जब इन्होंने मेक श्योर कर लिया कि अब चीजें हमारे कंट्रोल में, सो एक दिन पहले या 2 दिन पहले इन्होंने ऑब्जर्वर्स को आने दिया। बिकॉज ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन डे पुरसुकून होगा, उसमें हमें ना धांधली करने की जरूरत पड़ेगी, वोट पड़ेंगे नहीं, और शाम को थोड़ी बहुत मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। तो देखें, थोड़ा बहुत शोर ही मचेगा ना, प्री पोल रिगिंग हुई जी, प्री पोल रिगिंग हुई, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। कि अगर आपने वो आरओ के ऑफिस से पहले लोगों से आपने कागजात छीन लिए हैं, सो उसके ऊपर तो कोई, क्योंकि लॉ नहीं अप्लाई होता, कोई ना एफआईआर कटती है ना कोई कानून अप्लाई होता। सो 8 फरवरी को शायद ये लोग पुरसुकून थे कि ये मैनेज हो गया है। लेकिन जब वो रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो फिर इनको ख्याल आया कि ये तो सारी मिसकैलकुलेशन हो गई। सो उसके बाद किसी ने कहा कि जी फॉर्म 45 फाड़ दें, किसी ने कहा होगा कि सर खैर है, फाइनल फॉर्म 47 जो है ना वो बना लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। सो अब ये इतनी चीजें पैरेलल में हुई, प्लान नहीं हुई, आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। तो एक चीज से जान छूटती है, दूसरी चीज निकल आती है, उससे जान छुड़ाते हैं तो ये तीसरी चीज निकल आती है। तो बात तो आपकी ठीक है कि इनकॉम्पिटेंस की इंतहा है। अगर कॉम्पिटेंट होते तो मैनेज कर ना लेते। आज मैं और आप बैठ के यही कह रहे होते हैं, बड़ी ज्यादती की है जी इन्होंने पीटीआई के साथ, बहुत ज्यादती की है जी। लेकिन इसके अलावा कोई लूप होल ना होता हमारे पास। लेकिन आप देख लें, आपके कोई चीज ऐसी नहीं है जो इनके कंट्रोल में गई हो। देखें, जो 13 जनवरी का फैसला था वो भी रात को 11 बजे काजी साहब बैठे रहे। उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो फैसला वो दें, ऐसे वक्त पे दें जब सो ना सके। पीटीआई के पास रिएक्शन का कोई टाइम भी ना हो। और हुआ भी ये। आरोज ने अपनी मर्जी से जो है ना वो इलेक्शन सिंबल बांट दिए, ठीक है ना? किसी को बैंगन दे दिया तो किसी को जूता दे दिया। और अहमदपुर शर्किया में NA 166 में कंवल शौसफ जो हैं, जो विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं, उनको निशान दिया गया रोलर कोस्टर का, ठीक है ठीक। ना? तो ये सोच बैठे थे कि जी बस इसके बाद जो है पीटीआई को तो वोट पड़ेगा ही। कोई पता होगा किसी को कि किस कि किस रोलर निशान पे कोस्टर ठप्पा क्या है? लगाना है तो वोट पड़ेगा। हाँ। ये जिस तरह हमने इलेक्शन लड़ा, ये एक केस स्टडी है
जितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, और वो चैलेंजेस इतने इंटरेस्टिंग थे कि हमें और ज़्यादा जो है मौका मिला कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। ठीक है ना, हमने वो उसी तरीके से फिर इलेक्शन लड़ा। ये भूल गए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये हाँ भूल गए कि जी जो वोटर है वो 90% वोटर के पास जो है वो मोबाइल फोन है। ठीक है ना, उसके बाद या फीचर फोन है या उसके पास जो है वो स्मार्टफोन है, और ज्यादा वोटर्स जो है उनके पास स्मार्टफोन ही थे। ठीक है ना, ये भूल गए, इसलिए इनसे मैनेज नहीं हुआ। ये समझ बैठे थे कि वोटर टर्नआउट लो होगा, लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैंने कहाँ निशान लगाना है। जब आप पेपर को देखते, मैंने खुद जब वोट डाला लाहौर में जाके, एनए का तो मुझे याद था, सलमान अकरम राजा जो है उनका वो हल्का था 1 to 8 का। जब मैं गया हूँ अंदर, मुझे दोनों बैलेट पेपर मिले और मैं उसको निशान लगाने गया, तो मैं भी 10 सेकंड के लिए लड़खड़ाया कि जो PT 170 का जो हमारा वो है उम्मीदवार है, उसका निशान क्या था। फिर मुझे याद आया कि दोनों का एक ही है। तो मुझे पता था कि सलमान का रैकेट है, तो मैंने वो रैकेट पे दोनों पे टप्पा लगा। लेकिन एक एक हल्के में, एक डिस्ट्रिक्ट में चार चार सिंबल थे। ये इसलिए समझे थे कि बस ये कुछ नहीं होना, इलेक्शन होने दो, सिर्फ जो है 8300 बंद कर दो, नेटवर्क बंद कर दो, ताकि आरओज के पास जो है एक मौका और हो धांधली करने का, फॉर्म 45 रिसीव करने का। वो फॉर्म 45 ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे हाँ कि हाँ हर उम्मीदवार का जो पोलिंग एजेंट है वो कहेगा जी मनु फॉर्म 45 दो, साइन करके दो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा इनकी मतलब की फर्क पैंदा है, साइन करके दे दिए, हाँ देव देव अंगूठे लगा के दे दिए कि दे दो। कभी सोचा ही नहीं था कि फॉर्म 45 पे सारी गेम होगी। ठीक है ना, तो ये इनकी फैम में नहीं था। फिर मैं कहता हूँ ना, लकड़ बकड़ ने आगे बंदे भी ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है हाँ ना, कि वो बिल्कुल ही पैदल है। हाँ वो किसी ने ठीक कहा था, रजिया भट्ट के नॉवल पढ़ पढ़ के तो ये रिपोर्टें बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। असल में देखें, जो मिस कैलकुलेट इन्होंने किया वो ये था कि जो लावा पक गया हुआ है, उस लावे ने तो बाहर निकलना था ना। भले आप इंटरनेट बंद कर दें, आप नेटवर्क बंद कर दें, वो बहुत देर हो गई है ना इस चीज को अब बाहर आए हुए। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये जो मर्जी कर लें। अभी इधर से पाँव, असल में देखें ये वो, आप पाँव रख के लावे को रोक तो नहीं सकते। नहीं नहीं, वो देखें, इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट थी, वो खातून जाके मिली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उनसे उन्होंने पूछा कि 8300 जो है ये आपने क्यों बंद किया हुआ है। ठीक है ना, तो उसके बाद जवाब तो था नहीं। हम्म। उसने कहा ये 8300 जो है इन कंट्री जहाँ पर लिटरेसी भी लो है, लोगों को यही एक वायद सहूलत है कि उस पर एक एसएमएस भेजें 2 रुपए का, और वहां से पता चल जाए कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, मेरा सिलसिला नंबर क्या है, मेरा बूथ नंबर क्या है। तो उसका जवाब वो देता है, उनको पहले चेक कर लेना चाहिए। हाँ बात तो ये बंदा ठीक तो आपने बिठाया हुआ है, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर वो कहता है जी मुझे मुंशी ना कहें। है। हाँ आप मुंशी कहते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। भाई आप हरकतें ऐसी करते हैं तो कैसे ना कहें, शुक्र करें कि सिर्फ मुंशी कह रहे हैं। कुछ और भी कह सकते हैं ना। अगला हमारा जो है वो है, जो यूएन के वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है, और उसके साथ जो यूरोपियन पार्लियामेंट का एक रिसर्च विंग है उसकी भी रिपोर्ट आई है इलेक्शंस के ऊपर। तो उसकी इम्प्लीकेशंस आप किस तरीके से देखते हैं कि ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो नहीं होगा, कि हफ्ते दो हफ्ते बाद इसका बेनिफिट तो नहीं आएगा, ये स्लो प्रोसेस है। कुछ चेन्स हैं जो आपस में जुड़ेंगी, या वो एक पिरामिड है जिसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ये बन रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ भी पॉलिटिक्स तो चेंज हो रही है यूरोप में, फ्रांस में आपने देखा है बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था। और यूएस का भी कुछ नजर आ रहा है कि वो चीजें टिल्ट हो जाएंगी दूसरी तरफ। तो इसके साथ अगर हम ये मिलाएं, ये जो दो हमारे पास वर्किंग ग्रुप्स या और एक रिसर्च विंग है, इसकी जो रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या लगती हैं? देखिए ये तो होना था। अब देखें, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, यूएन का मेंबर है, और ये वर्किंग ग्रुप जो है ये लार्जली और स्पेसिफिकली जो है ये है फंडामेंटल राइट्स पे और ह्यूमन राइट अब्यूजेस पे। ठीक है ना, ये इनका मैंडेट है और आप उसका हिस्सा हैं।
आप हमेशा जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, आप जो है ऑपरेशन और ह्यूमन राइट अब्यूजेस की बात करते रहे, वहाँ तो आपको इस वर्किंग ग्रुप की जो है फादियत नज़र आती थी। जब उन्होंने इस मैटर को लिया कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स ये दोनों कनेक्टेड चीज़ें हैं, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको प्रोटेक्शन है अंडर इंटरनेशनल लॉज, ठीक है ना, उसके अंडर ये 8 महीनों की जो है ये इन्वेस्टिगेशन थी, स्टडी थी, और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स आई कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ह्यूमन राइट अब्यूजेस के ज़मरे में आता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सप्रेस किए जा रहे हैं, वायलेट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ हो रहा है, इलीगल डिटेंशन हो रही हैं, इलीगल जो है इनकार्सरेशन है। स्पेसिफिकली इमरान खान के बारे में कहा गया कि उनको जो है जो कैद किया गया है वो इलीगल है, वो लीगैलिटी नहीं है उसमें, उनके राइट्स जो हैं वो जो है वायलेट किए हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है। इसको हमें देखना चाहिए। दूसरा जो HR 901 है, जो हाउस रेजोल्यूशन 901 है US कांग्रेस की, उसमें देखें 2 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। नंबर 1, उस रेजोल्यूशन का जो मतन है वो भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स पे है, डेमोक्रेटिक राइट्स पे है, राइट टू एक्सप्रेशन पे है, ठीक है ना, उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसमें फ्रीडम ऑफ पर्सन है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि 368 लोगों ने उसके हक में वोट दिया, सिर्फ 7 ने नहीं। उसके खिलाफ वोट दिया है, जिसका मतलब है कि ये बाय पार्टिजान रेजोल्यूशन है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स बराबर नंबर्स में उन्होंने इसको वोट दिया। ये छोटी चीज नहीं है, ये पहले कभी भी नहीं हुआ। कोई रेजोल्यूशन आपको हाउस की ऐसी नहीं मिलेगी विद सच ओवरवेलमिंग एक्सप्रेशन कि नंबर्स। जी कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, ठीक है ना, वो हुआ है। दोनों को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कमीशन जो है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। फिर दुनिया में एक छोटा सा चेंज भी आ रहा है। यूके में लेबर जो है 15-20 साल के बाद इलेक्शन जीती, ठीक है ना, और वो हमेशा ज्यादा बड़े चैंपियंस हैं और ज्यादा बड़े उनके बिलीवर्स हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। फ्रांस में जो भी इलेक्शन हुआ है वो स्विंग हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है हाँ। ना, वो अब लेफ्ट ऑफ सेंटर, और काफी बहुत ज्यादा लेफ्ट पे जो उनके आए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो अवाउडली जो है सोशलिस्ट हैं। तो उनका भी ये इस बात पे बड़ा होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट सुप्रीम होता है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम होते हैं। कोई भी रियासत जो है वो अपनी आवाम के जोर पे खड़ी होती है, और उसका कोई और जो है उसकी कोई और स्ट्रेंथ नहीं हो। बंदूकें, टैंक, जहाज, मिसाइल, अगर इन सब की वजह से कोई रियासत होती तो USSR ना टूट। हाँ। USSR जो है हमारी आंखों के सामने वो तितर बितर हुई, और शुरू कहाँ से हुई थी? पोलैंड की वर्कर्स की यूनियन से, सॉलिडारिटी से शुरू हुई थी, ठीक है ना, और वो उसके बाद पूरे ईस्टर्न यूरोप में वो बिल्कुल ऐसे। फैली, और लोगों ने अपना हक जो है वो मांगा, आज़ादी मांगी, और उनको आज़ादी मिली। मिसाइल के मिसाइल धरे रह गए, 2000 से ऊपर मिसाइल पड़े हुए थे USSR। सबसे बड़ी फौज थी वॉर्सो पैक्ट, ठीक है ना, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जो है वो सब कुछ जो है वो जीरो हो गया। जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है ना, उनको आज़ादी मिली। एक तरफ ईस्टर्न यूरोप में आज़ादी मिली, दूसरी तरफ आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को आज़ादी मिली। कोई गोली नहीं चली, कोई बंदूक नहीं उठाई, फंडामेंटल राइट्स की बेसिस पे, फ्रीडम पे, राइट टू फ्रीडम पे उनको आज़ादी मिली। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि ये छोटी बातें नहीं है। जैसे जितना मर्जी हमारा फॉरेन ऑफिस कहे कि नहीं नहीं ये नहीं है तो वो नहीं है, रियलिटी ये है कि ये है, ये है। और ये सिर्फ यहाँ रुकेगी नहीं, आगे चलेगी। अभी तो मैग्निट्स्की सैंक्शंस जो है उनकी भी बात हो रही है, हम्म। और कैसे प्रूव करेगा हमारा लगड़ बगड़ कि फैसल उसने ये साहब, काम नहीं किए। हमने सैंक्शंस और पेरिस क्लब जो है, ये हमने रखना है एक अगली कॉन्वर्सेशन के लिए टॉपिक। ठीक, तो ठीक है, मेरा ख्याल है ये आज वाली काफी लंबी हो गई है, इसको कंक्लूड ठीक है, करते हैं। तो थैंक यू ठीक है फैसल साहब, आपका जनाब। टाइम आपने दिया, थैंक यू सो मच।
आपसे बात करके बड़ा मजा आता है, ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।